2016 चिली के एंड्रेस पर्वतों पर मौजूद अत्याधुनिक ला सिया ऑब्जर्वेटरी एक साफ रात में अपनी विशाल दूरबीन का मुंह दूर स्थित एक तारे ट्रैपिस्ट-1 की तरफ मोड़ती है। ट्रैपिस्ट-1 बहुत ही छोटा और ठंडा तारा है, ताकि अगर जरा सा और छोटा या ठंडा होता तो तारा नहीं कहलाता। इस तारे के अपने प्लैनेट्स होने के पुख्ता संकेत पर एस्ट्रोनॉमर्स की नजर है, जैसे किसी बड़ी चीज के गुजरने पर रोशनी मध्यम हो जाना। जब वो 2 साल के नतीजों पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने तो एक बड़ा हाथ मार लिया है। 1 नहीं 2 नहीं, पर रोशनी 7 बार मध्यम हुई। 7 बार का मतलब 7 प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स का भार और आकार यानी डेंसिटी धरती और मंगल के लगभग बराबर ही है। सोचिए जरा, 7 धरती के आकार जितने 7 प्लैनेट्स एक ही तारे का चक्कर काट रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन सच यही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रैपिस्ट सिस्टम के इन प्लैनेट्स पर जीवन है? साल 2017 एस्ट्रोनॉमर्स को ट्रैपिस्ट-1 नामक तारे का चक्कर काट रहे 7 प्लैनेट्स मिलते हैं। इन 7 प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से जो 3 बीच वाले हैं, यानी नंबर 4, 5 और 6, ये ट्रैपिस्ट-1 स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं। इसका मतलब इनकी सतह पर पानी होने की संभावना बनती है। ये भी हो सकता है कि इनमें से एक या एक से ज्यादा प्लैनेट्स पर जीवन भी हो। ये एक चौंकाने वाली बात है। एस्ट्रोनॉमर्स की तो जैसे लॉटरी लग गई। ये प्लैनेट न सिर्फ रहने लायक हैं, बल्कि एक दूसरे के करीब भी हैं। जरा सोचकर देखिए, आप एक प्लैनेट पर हैं और आकाश में गुजरते हुए दूसरे प्लैनेट को देख रहे हैं, और क्योंकि एक दूसरे के बहुत करीब है तो संभावना बढ़ जाती है कि इनमें से एक पर जीवन शुरू हुआ होगा, तो वो दूसरे प्लैनेट्स तक भी फैल गया होगा। एस्ट्रॉइड की टक्कर से पैदा हुई चट्टानें और मलबा एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक बिल्कुल जा सकते हैं। इससे ये आसार बनते हैं कि एक ऑर्गेनिक मैटर दूसरे तक चला गया होगा। तो क्या वहाँ जीवन पनपा होगा? 3 तरह के एलियंस और सब एक दूसरे के पड़ोसी। जैसे हम लोगों के फीचर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही फीचर्स वहां भी हो सकते हैं, जैसे कि आंखें, कान या शायद कुछ ऐसे खास फीचर्स जिनसे माहौल को जरूरत के हिसाब से ढाला जा सके। और ये भी पॉसिबल है कि वहाँ ऐसी प्रजातियां हो जो शायद हमसे बहुत ज्यादा अलग ना हो। ये पता लगाने के लिए वैज्ञानिक ट्रैपिस्ट सिस्टम की और बारीकी से जांच करते हैं। जीने लायक इन फीचर्स पर धरती के महासागरों से 2.5 गुना ज्यादा पानी हो सकता है, यानी वहाँ जीवन जमीन और पानी दोनों में रहने वाला होगा। रेडिएशन के ऊंचे स्तर की वजह से ट्रैपिस्ट-1 के प्लैनेट्स पर जीवों की त्वचा मोटी और प्रोटेक्टिव हो सकती है। अपने वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से इन जीवों ने खुद को इवॉल्व भी कर लिया होगा। ये कमाल की बात है कि धरती पर हम अकेले हैं, जबकि ये जीव अपने पड़ोसी एलियंस को देख पाते होंगे। ये प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने पास है कि दूरबीन से शहर की रोशनियां देखी जा सकती हैं। शायद 3 तरह के जीव, पर एक दूसरे के लिए अजनबी। शायद ये आपस में संपर्क भी करते होंगे। ये पड़ोसी अच्छे दोस्त होंगे या जानलेवा दुश्मन? किसी दूसरे प्लैनेट के नजदीक होने पर मन में सवाल उठता है कि वहाँ क्या है, और क्या वो भी हमें देख रहे हैं? इंसान हमेशा एलियन लाइफ के बारे में सोचता है और उससे जंग होने के डर में जीता आया है। अब वैसा ही कुछ धरती की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से देखने को मिल सकता है। या तो वहाँ पर शक्तिशाली देवता होंगे या फिर मच्छर जिन्हें आसानी से मसल देंगे। अगर ये सब आपस में इतने प्यार से रहना सीख जाते हैं तो ऐसा क्या कमाल है जिसे ये तीनों प्लैनेट्स मिलकर नहीं कर सकते। जब तक ये जबरदस्त रॉकेट नहीं बना लेते, ये एक दूसरे के यहाँ नहीं जा पाएंगे। देखने वाली बात तब होगी जब ऐसा सचमुच होगा, क्योंकि एवोल्यूशन के नियम के मुताबिक जिंदा वही रहेगा जो उसके काबिल है। जब तकनीकी तौर पर ज्यादा काबिल यूरोपियंस का सामना अमेरिका के प्री कोलंबियन निवासियों से हुआ, तो नतीजा था बड़े पैमाने पर नरसंहार।
महान एस्टिक सभ्यता जो जंगलों से शुरू होकर हजारों सालों तक बेहतर होती गई, उसे खत्म कर दिया गया। एक सभ्यता को खून और जीत के प्यासे मुट्ठी भर लोगों ने कुछ ही महीनों में खत्म कर दिया। गलती कहाँ हुई? गलती ये थी कि मोर्तेजुमा और एस्टिक वासियों ने सोचा कि कोर्तेस एक ईश्वर था। ये बहुत बड़ी गलती थी। तो हो सकता है कि इन प्लैनेट्स के बीच भी बहुत से झगड़े, बहुत से संघर्ष होंगे। शायद हथियारों के साथ बहुत से युद्ध हो या फिर स्पेस में जंग छिड़ जाए। अंतरिक्ष को जीतने की होड़ में वो प्लैनेट जो दूसरे प्लैनेट तक लोगों को ले जाने वाले रॉकेट बना लेगा, उसके लिए सबका बॉस बनने का मौका ज्यादा होगा। प्लैनेट्स की इस जंग में देखते हैं बाजी कौन मारता है। ये भी हो सकता है कि आपस में कई युद्धों के बाद ट्रैपिस्ट सिस्टम के विजेता प्लैनेट में सबको जीत लेने की भूख पैदा हो जाए। और जब तक वो धरती पर आने का फैसला करते हैं, तब तक वो अपने यहाँ की बहुत सी जंग जीतने के बाद धरतीवासियों के मुकाबले मजबूत हो चुके होंगे। या तो वहाँ अफरा तफरी मच जाएगी, क्या पता तब क्या होगा। गाड़ी में लेफ्टिनेंट कर्नल वर्जिल गस ग्रिसन का शव कब्रिस्तान जा रहा है। वो उन 3 एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं जो केप कैनेडी में अचानक लगी आग में मारे गए। अमेरिका का हर इंसान सदमे और दुख में है। नासा में ऐसा हादसा पहले नहीं हुआ है। 1967 में इनके 3 सीनियर एस्ट्रोनॉट दर्दनाक ढंग से मारे गए, लेकिन जिन हालात में वो हादसा हुआ वो 50 साल बाद भी बहस का मुद्दा है। 27 जनवरी 1967 केप कैनेडी, फ्लोरिडा, नासा का नया अपोलो 1 कमांड मॉड्यूल सैटर्न 1B रॉकेट पर लगा है और स्पेस में जाने के लिए तैयार है। अपोलो 1 उस वक्त का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्पेस इक्विपमेंट था। वो अपने वक्त से कहीं ज्यादा आगे था। इस स्पेस फ्लाइट से ये साबित हो जाता है कि 3 लोगों की जगह वाला वो नया और बड़ा स्पेसक्राफ्ट चांद तक जाने के लायक था। ये स्पेस फ्लाइट अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। इस बेहद अहम मिशन के लिए नासा अपना सबसे खास क्रू चुनता है। कमांड पायलट गस ग्रिसन, सीनियर पायलट एड वाइट और पायलट रॉगर कैफे। नासा चाहता था कि इस पहले अपोलो मिशन का कंट्रोल उसके बेहतरीन एस्ट्रोनॉट के हाथ होना चाहिए, लेकिन कमांडर गस ग्रिसन के मन में कुछ डाउट्स हैं। Hey, we got fire in the cockpit. Hey, we got a bad fire! मुझे लगता है गस समझ पा रहे थे कि उस कैप्सूल पर अभी और काम होना बाकी था और वो इस बात से खुश नहीं थे। गस ग्रिसन एक वॉर हीरो थे जो कोरिया में फाइटर प्लेन उड़ा चुके थे। 40 साल के गस मेहनत करके बाकी एस्ट्रोनॉट से आगे निकल गए। स्पेस में जाने वाले वो दूसरे अमेरिकन थे। उन्हें आगे भी बहुत कुछ करना था। अगर अपोलो 1 सफल होता तो हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग को नहीं बल्कि गस ग्रिसन को याद करते। लॉन्च की तारीख से 1 महीना पहले क्रू फुल सिस्टम चेक के लिए क्राफ्ट में जाता है। वो केबिन में है, दरवाजा बंद हो चुका है और वो बाहर की दुनिया से कट चुके हैं। एक्चुअल मिशन जैसे हालात पैदा करने के लिए कैबिन में ऑक्सीजन भरी जाती है। ओह, कॉकपिट में आग लग गई है। ऑप्शन, ओह, कैबिन में आग है। आग पकड़ने वाली चीजों से कैबिन भरा हुआ था। क्रू के स्पेस सूट भी आग पकड़ लेते हैं। प्योर ऑक्सीजन थी वो, इसमें तो हमारी स्किन भी जल जाएगी। इससे पहले कि फायर फाइटर वहां पहुंचे, तीनों एस्ट्रोनॉट धुएं से भरे कैबिन का दरवाजा खोलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाता। कुछ ही सेकंड्स में कैबिन के अंदर इतना प्रेशर हो गया कि इस प्रेशर के अगेंस्ट दरवाजा खोला ही नहीं जा सकता था। वजनदार हथौड़ा मारते तो भी नहीं।
जब तक इमरजेंसी दरवाजे को खोला जाता, तीनों एस्ट्रोनॉट जलकर राख हो चुके थे। सोचिए लॉन्च पैड पर मौजूद लोगों को ये जली हुई बॉडीज बाहर लाना कैसा लगा होगा। किसी भी इंसान के लिए ये जिंदगी का शायद सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा। जनवरी 1967, नासा ने पहले कभी भी मिशन पर अपना एस्ट्रोनॉट नहीं खोया है और अचानक एक दर्दनाक हादसे में ये एक साथ अपने 3 बेहतरीन लोग खो देता है। कुछ लोगों के मन में ये आता है कि सोवियत संघ ने अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम को अपना निशाना बनाया है। नासा की अगले 2 साल में चांद पर कदम रखने की योजना है, इसलिए सोवियत संघ का नासा पर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सितंबर 1992, नासा के अंतरिक्ष यात्री जेन डेविस और मार्क ली स्पेस शटल एंडेवर में सवार थे। वो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला शादीशुदा जोड़ा था। हर टैबलॉइड ने ये खबर छापी थी। वो जानना चाहते थे ये दोनों अंतरिक्ष में थे तब क्या हुआ। मेरे ख्याल से एक शादीशुदा कपल अगर अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ अकेले हों तो क्यों ना 200-250 मील की ऊंचाई पर थोड़े मजे करें। एक एलियन फिल्म की ही तरह अगर डेविस वाकई प्रेग्नेंट होती हैं, तो हो सकता है उनके पेट में ऐसा डरावना बच्चा हो जो इंसानों जैसा बिल्कुल ना दिखता हो। जैसे जैसे अंतरिक्ष में बच्चा कोख में बड़ा होगा, उसके शरीर में कई म्यूटेशंस और बदलाव होते जाएंगे। अंतरिक्ष में पैदा हुआ म्यूटेंट मॉन्स्टर ये एक डरावना सपना लगता है, लेकिन ये सपना सच हो सकता है। आगे चलकर भविष्य में ऐसे बच्चे जरूर पैदा होंगे, उनका विकास होगा और वो जन्म लेंगे, वो भी पृथ्वी से बहुत दूर। ऐसे यकीनन होगा। सवाल ये नहीं कि ऐसा होगा या नहीं, बल्कि कब होगा। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में मानव जाति को दूसरे ग्रहों पर जाकर बसना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पृथ्वी से दूर बच्चों को जन्म देना शुरू करना होगा। अगर हम अंतरिक्ष की खोज पर निकलना चाहते हैं तो हमें पहले स्पेस में बच्चे पैदा करने की समस्या का हल निकालना होगा। कई लोग पूछते हैं कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों ने पहले कभी मानवता के लिए ऐसी कोशिश की है। स्पेस शटल एक बहुत छोटा वाहन है और इसमें किसी तरह की प्राइवेसी नहीं मिलती। एक शटल में 6 लोग होना विनेबैगो के कैंप में 6 लोग रहने के बराबर है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी भी शटल से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। वाकई आईएसएस पर ऑन बोर्ड प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। ऑफिशियल्स के मुताबिक अंतरिक्ष में किसी ने सेक्स नहीं किया है, लेकिन इस बात को इतनी बार दोहराया गया है कि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ये वाकई सच है। बिना रुकावट की सितारों के बीच एक दूसरे के करीब आना इतना आसान नहीं है। पानी के बिस्तर पर सेक्स करना कितना मुश्किल है, तो खुद सोचिए बिना गुरुत्व बल के वातावरण में कितना मुश्किल होगा। अंतरिक्ष में सेक्स करना शायद मजे से ज्यादा मुश्किल अनुभव होगा। पहली रुकावट है न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन। हर क्रिया के प्रति एक समान और विपरीत क्रिया होती है। इसका मतलब शून्य ग्रेविटी में 2 शरीर जबरदस्ती एक दूसरे के करीब आएंगे तो उतने ही बल से वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। हमें 2 लोगों को एक दूसरे के साथ रखने का तरीका ढूंढना होगा। लोग समस्या का हल निकालते हैं। अगर आप उन्हें सही परिस्थिति में पर्याप्त समय के लिए रखें तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट को पता चला है कि अंतरिक्ष की परिस्थितियों का बढ़ते गर्भ पर बहुत बुरा असर हो सकता है। नासा एक्चुअली अलग अलग तरह के जानवरों पर प्रयोग कर रही है, जैसे कि पंछी और छिपकलियों पर, चूहों पर भी, ये देखने के लिए कि अंतरिक्ष में गर्भ का विकास कैसे होता है। लेकिन नतीजा हौसला बढ़ाने लायक नहीं है। अगर आप विकसित होते टैडपोल को देखें तो इसके मूल आकार की बजाय उसका सिर पूंछ को छूता है और वो सिर्फ गोल गोल तैर सकता है। ये बदलाव कायम स्वरूपी है और ये जानवर बच नहीं पाएगा। नासा ने माइक्रो ग्रेविटी में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों को विकसित करने की जितनी कोशिशें की हैं, उनका नतीजा सिर्फ एक ही हुआ है, म्यूटेशंस। हर तरह की मुश्किलें हैं। रीढ़ की हड्डियों की विकृति के अलावा हड्डियों का बंद ना होना, इसलिए अंतरिक्ष में इंसानी बच्चे पैदा करना शायद सही नहीं होगा। लेकिन कितना भी जोखिम क्यों ना हो, इंसान अंतरिक्ष में प्रजनन किए बिना अंतरिक्ष की खोज नहीं कर सकते। पहले स्टार बच्चे का जन्म जल्द ही होगा।
आप कल्पना कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में पहला बच्चा जन्म लेगा, वो पल कैसा होगा। ये एक यादगार पल होगा और हम नहीं जानते कि इसके नतीजे कैसे हो सकते हैं। हमें अंतरिक्ष में बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये जानते हुए हम इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं? बायोलॉजी के मुताबिक ये स्टार बच्चे अपने पृथ्वी के पूर्वजों से बिल्कुल अलग होंगे। हम ऐसी प्रजाति के रूप में विकसित हुए हैं जो धरती की ओर खींची जाती है, और जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो आपको नीचे खींचने वाला वो बल नहीं होता और इसका शरीर के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर हम अलग ग्रेविटी में विकसित हुए तो हमारे शरीर का आकार बिल्कुल अलग होगा। शायद हमारी सारी उंगलियां किसी चमड़े की तरह विकसित होंगी जो फैलकर, छूकर या पकड़कर हिल सकते हैं। हमें चलने लायक कदम की ज़रूरत नहीं। हमें ऐसे मसल्स की ज़रूरत नहीं जो ग्रेविटी के खिलाफ काम करते हैं। इन बच्चों का शरीर खिंचा हुआ हो सकता है, उनकी हड्डियां शायद बहुत कमजोर होंगी, उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम को खून पहुंचाने के लिए हमारी जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि आंखें भी अलग होंगे, अलग तरह की रोशनी और अंतरिक्ष के रेडिएशन की मार सहने लायक। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे बच्चे अंतरिक्ष में कदम रखेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें सुदूर भविष्य में मिलते हैं तो वो देखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं होंगे। बदकिस्मती से अंतरिक्ष के मानवों का विकास उन्हें शारीरिक रूप से पृथ्वी पर लौटने के लिए असमर्थ बना सकता है। वो अपनी ही दुनिया के लिए बिल्कुल अजनबी होंगे। अगर वो भविष्य में पृथ्वी के सामान्य वातावरण में वापस लौटते हैं तो उन्हें दिल की बीमारियां होंगी, उनकी हड्डियां बेहद कमजोर होंगी। ये स्टार बच्चे इतने बदल जाएंगे कि ये वाकई पृथ्वी के निर्वासित हो जाएंगे। उन्हें गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का पर्यावरण बिल्कुल रास नहीं आएगा। हमारे अंतरिक्ष के बच्चे पृथ्वी की खूबसूरती दूर से देखेंगे और अपनी अजीब बनावट की वजह से उन्हें अपना घर कहीं और बनाना होगा। पहले स्टार बच्चे की किस्मत में दुख और अकेलापन लिखा हो सकता है। अगस्त 2012 नासा का क्यूरोसिटी रोवर मार्स पर पहुंचा। सतह के नीचे नासा के साइंटिस्ट्स को बहुत सारी रेड ऑक्सीडाइज्ड आयरन डस्ट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें न्यूक्लियर वॉर की सबूत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसा युद्ध जो 30 करोड़ साल पहले शायद मार्स पर हुआ होगा। क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर रेड प्लैनेट कॉम्पोजिशन को जानने के लिए भेजा गया था, लेकिन प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स को हैरानी तब हुई जब रोवर ने बड़ी मात्रा में ज़ीनॉन 129 को खोज निकाला। द मार्स क्यूरियोसिटी रोवर को बहुत सारा ज़ीनॉन 129 मिला, मतलब वो अर्थ में पाए जाने वाले ज़ीनॉन 129 से कहीं ज्यादा था। तो वहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में आखिर ज़ीनॉन बन कैसे रहा है? नासा को पहले लगा कि इसकी वजह सूरज है। मार्स के ज्यादातर एटमॉस्फेयर को ये एटम्स सोलर विंड से मिलते हैं, मतलब वो चीजें जो सूरज से निकल रही। लेकिन सोलर विंड में इतना ज़ीनॉन 129 नहीं है जितना मार्स के एटमॉस्फेयर में है। फिर ये एक्स्ट्रा ज़ीनॉन 129 कहाँ से आ रहा है? दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मौजूदगी की वजह बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनमें फॉर्मर नासा फिजिसिस्ट और क्लेमेंटाइन मून मिशन के डिप्टी मैनेजर डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग भी हैं। ब्रैंडनबर्ग एक चीज को लेकर बहुत हैरान है, क्योंकि ज़ीनॉन 129 न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन का बाय प्रोडक्ट है। मैंने इसे कई न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट्स को दिखाया है और उन्होंने माना है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स के ही सबूत हैं। ऐसा और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है जो इस तरह की ज़ीनॉन स्पेक्ट्रम को क्रिएट कर सके। अर्थ पर 70 साल से भी ज्यादा समय तक एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किए गए और हर बार ज़ीनॉन 129 के निशान छोड़े गए, लेकिन फिर भी
मार्स पर जीनॉन 129 की रीडिंग अर्थ के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। मार्स पर कुछ खास एलिमेंट्स की उपस्थिति ये बताती है कि उसके प्लैनेट हिस्ट्री में किसी एक समय पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स या कई एक्सप्लोजन्स हुए थे। ब्रैंडन बर्ग ने मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 न्यूक्लियर हॉटस्पॉट देखे, जहां का रेडिएशन लेवल प्लैनेट की दूसरी किसी भी जगह के लेवल से ज्यादा था, और ये भी पता लगा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट शायद सरफेस के ऊपर हवा में हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें क्या नहीं मिला, दोनों साइड्स पर कोई क्रेटर नहीं है। इससे पता चलता है कि एक्सप्लोजन्स हवा में ही हुए। रेडियो एक्टिव हॉटस्पॉट के साइंस पर गौर करने के बाद ब्रैंडन बर्ग एक गंभीर नतीजे पर पहुंचे। हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के साइज के न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें स्पेस से लाकर सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड किया गया। तो अगर आप उन पिक्चर्स को देखें और उन लोगों के बयानों को पढ़ें जो नागासाकी और हिरोशिमा के हमलों के वक्त वहां थे, वहां ये चीजें थी। कोई क्रिएटर नहीं था, लेकिन बड़ा एक्सप्लोजन और बहुत ज्यादा एनर्जी, और जो कुछ उसके रास्ते में आया उसकी तबाही। ब्रैंडन बर्ग ने मार्स रोवर के डेटा की जांच की ताकि ये पता लगाया जा सके कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट कब हुआ था। अगर हम आइसोटॉपिक एविडेंस के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो ये लगभग 30 करोड़ साल पहले हुआ था। ये खोज मार्स के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि लाखों साल पहले मार्स पर वातावरण और पानी था, ऐसी कंडीशंस जहां जीवन फल फूल सकता है। शायद मार्स पर समुद्र और लेक्स हैं। इंसान ने मार्स पर जीवन की तलाश तब शुरू कर दी जब टेलीस्कोप्स उसकी सरफेस को स्कैन करने के काबिल हो गए। 1877 में जियोवानी स्कैपरेली को लगा कि उसने मार्स पर इरिगेशन या ट्रांसपोर्ट कनाल्स का जाल देखा है, हालांकि ये उसकी गलतफहमी थी। 1976 में वाइकिंग प्रोब ने लो रेजोल्यूशन फोटोज भेजे जिसमें पिरामिड और एक और विशाल स्पिंक्स जैसा चेहरा दिखाई दिया। ये अंदाजा भी एक गलत साबित हुआ, लेकिन 1916 में मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने हाई क्वालिटी इमेजेस भेजी, जिसे कुछ लोगों ने ब्रॉन्ज एज स्टाइल की वॉल्ड सिटीज के खंडहर समझा। ऑब्वियसली उस वक्त की सभ्यता के पास खुद को न्यूक्लियर वेपन से तबाह करने की काबिलियत नहीं हो सकती थी, जिसका मतलब है कि किसी तरह किसी दूसरी खतरनाक एलियन रेस में दखल दिया होगा। जरा सोचिए कि अगर सच में मार्स पर कोई रहता था तो उन्होंने क्या अनुभव किया होगा। अचानक लाइट चमकने से गर्मी बहुत बढ़ गई, हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला, और जो कुछ भी उनके पास था वो एक सेकंड में नष्ट हो गया। प्लेनेट मार्स सचमुच नर्क से गुजरा होगा। हथियारों ने न सिर्फ सभ्यता को खत्म किया, बल्कि मार्स के बायोस्फीयर को भी इस तरह बर्बाद किया कि वो कभी पहले जैसे ना बन सके। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि मार्स की सभ्यता ऐसे खत्म हुई होगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने मार्स पर जीनॉन 129 की मौजूदगी की दूसरी वजहों की तलाश की, क्योंकि प्रकृति में खुद ब खुद न्यूक्लियर एक्टिविटी का होना मुमकिन हो सकता है। अफ्रीका में गैबोन नाम का एक देश है जहां यूरेनियम डिपॉजिट की खोज की गई है। हमें वहां ऐसे सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन के सबूत मिले जैसे कि हमारे फ्यूजन रिएक्टर्स काम करते हैं। कुछ खास कंडीशंस में यूरेनियम डिपॉजिट से बहने वाला पानी फिशन की वजह बन सकता है। एटम बॉम्ब के अंदर भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस घटना को घटे 170 करोड़ साल हो गए हैं। उस समय इंसान की बात तो छोड़ो, पृथ्वी पर मल्टी सेलुलर लाइफ भी नहीं थी। प्रकृति ने दिखाया है कि वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स खुद बना सकती है। सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई घटना सचमुच खुद ब खुद मार्स पर घट सकती है? लेकिन फॉर्मर नासा फिजिसिस्ट डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग का कहना है कि मार्स पर मिला मटेरियल किसी नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर से नहीं बनाया जा सकता। अगर नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर्स मार्स पर अनस्टेबल हो गया होता तो न सिर्फ वो गलत जॉन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता, बल्कि उससे 2 बड़े क्रिएटर्स भी बन जाते। लेकिन वहाँ कोई गद्दा नहीं है, जमीन बिल्कुल स्मूथ है। ब्रैंडनबर्ग का मानना है कि सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं। 30 करोड़ साल पहले यूनिवर्स की एक न्यूक्लियर वॉर में मार्स का जीवन नष्ट हो गया था।
हमें पता चला है कि यूनिवर्स में इंसान ही सबसे बुरी प्रजाति नहीं है। हम नेचर में अलग नहीं हैं। हम यूनिवर्स के ताने बाने का हिस्सा हैं और यूनिवर्स में हर कोई दोस्त नहीं है। अगर ऐसा हुआ था और मार्स पर एलियंस ने हमला किया था तो ऐसा तब हुआ था जब पृथ्वी पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं थी, इसलिए उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ हैं तो क्या वो वापस आ सकते हैं? अगस्त 1976 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक खतरनाक अभियान पर निकले हैं, चांद नहीं जंगल की तरफ। वो इक्वाडोर में कुएवा डे लॉस टायोस नामक एक गुमनाम केव सिस्टम खोज रहे हैं। इसके लिए 100 से ज्यादा लोग यहाँ आए हैं। इक्वाडोर की मिलिट्री यहाँ आई है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट से ब्रिटिश साइंटिस्ट भी आए हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग कोई साधारण एक्सप्लोरर नहीं है और ना ही ये गुफाएं साधारण हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सोने से बनी एक मेटल लाइब्रेरी है। वहाँ मेटल की किताबें हैं जिनका सीक्रेट भाषा कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन शायद इनमें छिपा ज्ञान हम सबकी सोच से परे है। बस इनका पता लगाने की देर है। यहाँ आर्मस्ट्रॉन्ग एक स्कॉटिश इंजीनियर स्टैन हॉल के साथ आए हैं। उन्हें लगता है कि जमीन के नीचे एक बेहद पुरानी लाइब्रेरी हो सकती है। स्टैन हॉल की बेटी उस जबरदस्त अभियान के बारे में बताती है। कुछ लोग मानते हैं कि इस मेटल लाइब्रेरी में किसी दूसरे प्लैनेट की सभ्यता की जानकारी छुपी है जिसने इंसानों को पिरामिड और उन जैसी दूसरी इमारतें बनाना सिखाया। हमारी ये सोच कि हम खुद के बारे में सब जानते हैं, इससे मेटल लाइब्रेरी में मौजूद जानकारियां शायद बिल्कुल पलट दें। तो इस लाइब्रेरी में कौन से चौंकाने वाले रहस्य हैं? लोक कथाओं के मुताबिक इस खोई हुई लाइब्रेरी में उस टेक्नोलॉजी की डिटेल्स हैं जो शायद दूसरी दुनिया से आई है। लेकिन ऐसी कहानी पर द ग्रेट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसा साइंस का जाना माना और इज्जतदार इंसान क्यों इतना भरोसा कर रहा है? सवाल उठ रहे हैं कि दूसरी दुनिया के रहस्यों में उनकी दिलचस्पी क्या इसलिए थी कि उन्होंने चांद पर कुछ देखा था? यहाँ सब कुछ ठीक है। 1969 में धरती पर 50 करोड़ लोगों ने आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने का लाइव ट्रांसमिशन देखा। इंसान का ये छोटा कदम मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग है, पर दावा ये भी है कि ट्रांसमिशन बीच में पूरे 2 मिनट तक रुका रहा। ऐसा क्या था? क्या हुआ था उन 2 मिनट में? नासा दावे से कहती आई है कि कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, लेकिन सब ऐसा नहीं मानते हैं। जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर लौटे, बस उसी दौरान बातें बननी शुरू हो गईं। तो कहानी ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचकर मेडिकल ऑफिसर से बात करने के लिए रेडियो ऑन करते हैं और कुछ बोलने लगते हैं। उन्होंने कहा वो क्रेटर के किनारे पर है और हमें देख सकते हैं। ओके, हम पोजीशन वेरीफाई कर सकते हैं। एक्चुअली वो क्रेटर के किनारे दिख रही चीजों की बात कर रहे थे और ये चीज मेरा मतलब है दूसरी दुनिया के लोग और व्हीकल्स थे। लोग कहते हैं कि उनको यानी इंसानों को चांद से भगा दिया गया। अब इन सब रिपोर्ट्स को साबित नहीं किया जा सकता। ये सिर चकरा देने वाली कहानी है, पर कुछ इसे धरती पर लौटने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग के बिहेवियर से जोड़कर देखते हैं। उनके साथ वहां कुछ हुआ था, वो बदल गए थे, परेशान रहते थे। चांद से आने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग की हालत के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जैसी थी। मुझे लगता है चांद तक जाने के दौरान और चांद की जमीन पर उन्होंने कुछ देखा था। उनके कॉकपिट के बाहर लाइट्स दिखने से भी कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज। नासा नहीं मानता कि एस्ट्रोनॉट ने चांद पर कुछ भी अजीब देखा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी कभी नहीं बताया कि उस 2 मिनट के ऑडियो में उन्होंने क्या कहा था।
वो चुप रहने लगे, किसी से ज्यादा मिलते नहीं थे। हाँ, एक काम उन्होंने जरूर किया, वो ये कि वो गुफा खोजने निकल पड़े। सोचने वाली बात यह है कि जमीन के नीचे अंधेरी दुनिया में उन्हें ऐसा क्या मिलने की उम्मीद थी। उन्हें क्या लगा कि वहां क्या हो सकता था। सोशल साइंस के प्रोफेसर पेट्रोनियो हारामियो का दावा है कि जब वो 17 साल के थे तब उनके अंकल के दिए मैप के हिसाब से चलते हुए उन्होंने वो मेटल लाइब्रेरी देखी थी। उनकी बातों से लगा जैसे वो अलादीन की गुफा की बात कर रहे थे। इस लाइब्रेरी को देखकर उनकी आंखें खुली रह गईं। वहाँ मेटल की हजारों किताबें थी, जिनमें से हर एक लगभग 18 किलो की थी और उनके सारे पन्नों पर कैरेक्टर्स और सिंबल खुदे हुए थे। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो क्या हमें वहाँ जाकर इस गोल्डन लाइब्रेरी को ढूंढना नहीं चाहिए? लाइब्रेरी देखने के हारामियो के दावे के 30 साल बाद आर्मस्ट्रॉन्ग भी ये देखने निकले कि इस कहानी में कितना दम है। इस गुफा के द्वार तक जाना ही एक डरावना अनुभव है। रास्ते में घना जंगल, खून के प्यासे खूंखार जानवर, खतरनाक वायरस और भी कई तरह के खतरे। ये सब इंडियाना जोन्स की फिल्म जैसा है। जमीन के नीचे छिपी ये रहस्यमयी जगह खतरे से खाली नहीं है। जैसे बहुत बड़े पाताल में एक अंधेरा कोना। और गुफाओं में पहुंचने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और हॉल के मुंह खुले रह जाते हैं। वो किसी मंदिर के पंडाल जितने बड़े चेम्बर से गुजर रहे थे। किसी भी इंसानी सभ्यता की पहुंच से दूर बने ये चेम्बर्स किसी नेचुरल प्रोसेस के जरिए बने हो सकते हैं। इन गुफाओं की दीवारें सीधी हैं और छत से ये 90 डिग्री के एंगल पर है, जो नेचुरल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ये सब हजारों साल पुराना होगा, तो ये हुआ कैसे होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग जब इस कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़े तो एक डरावना दृश्य सामने आया। असल में उनके सामने एक बरियल चेम्बर था और वहां बैठी हुई पोजीशन में एक 1500 BC का स्केलेटन था। 1500 BC यानी ये तूतनखामन और ट्रॉय पर कब्जे से पहले की बात है। उस समय में साउथ और नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स में इक्वेडोर का इलाका ही सबसे एडवांस था। ये कब्र ऐसी जगह थी जहां गर्मियों में सूरज की रोशनी गुफा के दरवाजे से आकर सीधा कब्र पर पड़ती थी। तो इसे ऐसी जगह बनाया जाने का मतलब है इसका स्पेस से कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। ये कोई आम कब्र नहीं थी। एक खास जगह पर यह कब्र किसी खास इंसान की थी। सूरज की रोशनी, एक कब्र, एक स्केलेटन। आर्मस्ट्रॉन्ग को लगता है वो अद्भुत मेटल लाइब्रेरी भी कहीं नजदीक ही है। लेकिन इन टनल्स में कई किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उन्हें ये अभियान अधूरा छोड़ना पड़ा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मेरी फादर को वो खजाना तो नहीं दिखा, पर उन्होंने उस केव सिस्टम का लगभग 15-16 किलोमीटर का नक्शा बनाया। हालांकि अब सब जानते हैं कि ये गुफाएं उससे भी ज्यादा फैली हैं। हो सकता है ये केव सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर में फैला हो। आर्मस्ट्रॉन्ग ओहायो में अपने फार्म पर लौट आए और किसी को नहीं बताया कि वो लोक कथाओं में बताई गई लाइब्रेरी को तलाशने क्यों गए थे। जमीन के नीचे उस अंधेरे में ऐसा क्या था कि वो इस मिशन से अपना नाम जोड़ना चाहते थे? आखिर ऐसा क्या था? लोगों का कहना है कि वो और भी कम बोलने लगे थे। वो पहले भी कम ही बात करते थे, पर उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया इससे वो लोगों से और दूर हो गए थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव वाले इंसान थे। लेकिन फिर उस प्राचीन मेटल लाइब्रेरी की तलाश के 20 साल बाद 1994 में आर्मस्ट्रॉन्ग ने व्हाइट हाउस में एक चौंका देने वाला भाषण दिया। हमने तो बस अभी शुरुआत की है। जो अभी हो रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है। बहुत से महान आइडियाज को तलाशना बाकी है और ऐसा वही कर सकेंगे जिनमें सच्चाई पर जमी हुई परतें हटाने की हिम्मत हो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बयान हमेशा रोंगटे खड़े करता है
और उन्होंने छिपे हुए सच से पर्दे हटाने की बात जिस तरह से की है, उसके पीछे कोई तो राज है। आखिर उनका मतलब क्या था? क्या उस लाइब्रेरी में हमारी गैलेक्सी के रहस्य हैं? क्या इसलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस मिशन पर गए थे? ये लाइब्रेरी मिलने पर पता चल सकता है कि क्या हमारी प्राचीन सभ्यताओं और बाहरी दुनिया के बीच कोई रिश्ता था। आइलीन हॉल अपने पिता और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तलाश को फिर से शुरू करना चाहती हैं, उन गुफाओं में वापस जाकर। अगर हमें ये खजाना मिलता है और किसी बाहरी दुनिया से हमारे रिश्ते का पता चलता है, तो इससे ना जाने कितने और सवाल सामने आ जाएंगे। इसे सच मानने वालों के लिए ये अब भी एक रहस्य है। गुफाएं अब भी वहां हैं और शायद जंगल के नीचे कहीं वो मेटल की किताबें भी कहीं पड़ी होंगी। धरती पर इंसान की औसत उम्र 80 साल है, पर स्पेस में इंसान की औसत उम्र है 15 सेकंड। करोड़ों डॉलर का स्पेस सूट ना पहना हो तो इंसान की त्वचा, मुंह और आंखें जल जाते हैं और फेफड़े फट जाते हैं। इंसानी शरीर स्पेस में रहने के लिए नहीं बना है, लेकिन हम इसे बदल सके तो। अगर हम परफेक्ट एस्ट्रोनॉट तैयार कर सकें तो। शुरू से ही नासा सिर्फ स्पेसशिप्स को ही बेहतर नहीं बनाता आया है, एस्ट्रोनॉट्स को भी बेहतर करता रहा है। जीरो ग्रेविटी और स्पेस के रेडिएशन पार्टिकल्स हमारे शरीर की हालत खराब कर देते हैं, बेशक हम स्पेसक्राफ्ट में सुरक्षित ही क्यों ना हो। डॉक्टर टॉबी फ्रिडमैन नॉर्थ अमेरिकन एविएशन के मेडिकल डायरेक्टर थे, जो अमेरिकन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एस्ट्रोनॉट बनाने की बात रखी थी, जिसे उन्होंने ऑप्टिमन का नाम दिया था, जो स्पेस के मुश्किल हालात झेलने के काबिल हो। हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी आई साइट बेहतरीन हो, जिनमें ताकत हो और जो बहुत ऊंचाई पर भी जिंदा रहते हुए सब काम अच्छे से कर सके। ऐसे लोगों को ढूंढकर उनकी तब तक सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाए जब तक खास कैपेबिलिटी वाले ऑप्टीमैन ना तैयार कर लिए जाए। जैसे हॉर्स ट्रेनर रेस में जीतने वाले घोड़े को तैयार करता है, वैसे ही फ्रीडमैन के दिमाग में एस्ट्रोनॉट ब्रीडिंग प्रोग्राम था। मर्क्यूरी प्रोग्राम के समय से ही नासा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से एस्ट्रोनॉट चुनता आया है, लेकिन सबसे फिट एस्ट्रोनॉट भी स्पेस ट्रैवल की मुश्किलें नहीं झेल पाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 340 दिन बिताने का असर नेवी पायलट स्कॉट कैली पर दिख रहा है। आउटर स्पेस में रहने की वजह से हड्डियां कुछ हद तक कमजोर हो जाती हैं, मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। वो सब दिक्कतें आने लगती है जो नहीं आनी चाहिए थी, और आप अंधे भी हो सकते हैं। अब तक नासा के सबसे ताकतवर एस्ट्रोनॉट रोबोट ही है, पर हम अब तक ये नहीं सोच पाए हैं कि ऐसा रोबोट कैसे बनाया जाए जिसमें इंसानों जैसी समझ, चतुराई, समय से आगे सोचने और हालात के हिसाब से खुद को ढालने की काबिलियत हो। मैनफ्रेड क्लाइंस और नेथन क्लाइन नामक दो साइंटिस्ट का कहना है कि उनके पास इसका सॉल्यूशन है। इंसान और मशीन को मिला दिया जाए। क्लाइंस और क्लाइन ने एक जर्नल में इंसानी शरीर को साइबरनेटिक्स की मदद से बेहतर बनाने के बारे में लिखा है, और ऐसे इंसान को साइबॉर्ग कहते हैं। साइबॉर्ग में बदला गया इंसान न सिर्फ स्पेस यान की लंबी यात्रा को झेल पाएगा, बल्कि स्पेस में जिंदा रह सकेगा और दूसरे प्लेनेट पर बिना स्पेस सूट पहने घूम पाएगा। उनका कहना है कि अगर एस्ट्रोनॉट के मुंह और नाक को सील कर दिया जाए, डीकम्प्रेशन से बचने के लिए फेफड़ों को पिचका दिया जाए और लैब में बने सिंथेटिक ऑर्गन से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जाए, तो ऐसा हो सकता है। आइडिया ये था कि बिना स्पेस सूट के स्पेस में कहीं भी जा सके। ये साइबॉर्ग एस्ट्रोनॉट जो आधा इंसान और आधा रोबोट होगा, उन दिक्कतों को भी झेल लेगा जिन्हें सबसे फिट इंसान भी नहीं झेल पाता। इंसान और मशीन एक ही शरीर में, ये सोचना काफी इंटरेस्टिंग है। आंखों की जगह मशीनी आंखें, हड्डियों की जगह कुछ और मटेरियल, ताकि आपको कभी भी बोन डेंसिटी कम होने की फिक्र ही ना हो। ये नहीं कि ऐसा सचमुच हो सकता है, बल्कि ऐसा तो हो ही रहा है। लोगों को लैब में बने हाथ पैर सफलतापूर्वक लगाए जा रहे हैं।
और जिस तरह से तरक्की हो रही है वो अद्भुत है और इसमें नासा सबसे आगे है। लेकिन जब कोई चीज फैक्ट्री या वर्कशॉप से हजारों लाखों मील दूर हो तब मशीनी हिस्सों को चलाना, ठीक रखना या बदलना आसान नहीं होता। अगर आपका कोई मशीनी हिस्सा काम करना बंद कर दे तो आप जिंदा तो होंगे पर नाकारा हो चुके होंगे और धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत की तरफ बढ़ते जाएंगे। मैं तो हमेशा से ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, पर इस तरह का नहीं। मशीन और इंसान को मिलाना छोड़िए, जाने माने बायोकेमिस्ट ग्रेग वेंटर तो इंसानों को दूसरे जीवों के साथ मिलाने की बात करते हैं। क्या नासा जेनेटिक इंजीनियरिंग को अपनाकर एस्ट्रोनॉट की नई ब्रीड तैयार करेगा? वेंटर का कहना है कि हमें जो ट्रेड्स नेचर से नहीं मिले, हम उन्हें अपना डीएनए बदलकर हासिल कर सकते हैं ताकि हम स्पेस ट्रेवल के लायक बन सके। वेंटर एक ऐसे सेंटर के हेड है जहां साइंटिस्ट अलग अलग डीएनए मिलाकर कमाल के नतीजे हासिल कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ अंधेरे में चमकने वाली बिल्लियाँ, चमकदार मछलियाँ और स्पाइडर सिल्क बनाने वाली बकरियाँ तैयार कर ली हैं। वेंटर चाहते हैं कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स में दूसरे जीवों के जीन्स डालकर ह्यूमन हाइब्रिड तैयार करे। अगर सेल रिपेयर मैकेनिज्म को तेज किया जा सके तो हम खुद को आउटर स्पेस में जिंदा रहने के ज्यादा काबिल बना पाएंगे। एक हाइब्रिड एस्ट्रोनॉट में हड्डियां बनाने वाले जीन्स डाले जा सकते हैं जो उसे कुदरती तौर पर रेडिएशन से बचाएंगे। हम अपने शरीर का ढांचा भी बदल सकते हैं। आउटर स्पेस में टांगों की जरूरत ना के बराबर है। अगर हम हमारे पैर हाथों जैसे बना लें तो फिर हमारे पास टूल्स पकड़ने के लिए 20 उंगलियां होंगी। इस हद तक ईश्वर बन जाना मतलब बिल्कुल नए तरह के इंसान बना लेना। पता नहीं हमारा क्या होगा। इंसान के डीएनए को बदलने पर फिलहाल अमेरिका में रोक है, पर चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में चीनी साइंटिस्ट ने घोषणा की कि उन्होंने डिजाइनर बेबी तैयार कर लिया है। देखिए, आप एक एम्ब्रियो से कुछ नया तैयार कर लेते हैं और आपकी कोशिश आखिरकार एक सुपर ह्यूमन बनाने की है, तो सच ये है कि आप सुपर विलन बनाने जा रहे हैं। चीन स्पेस में लंबी छलांग लगा रहा है और नैतिकता का सवाल अमेरिका को सुपर ह्यूमन एस्ट्रोनॉट बनाने की रेस में शामिल होने से रोक सकता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है और मैं ये समझता हूँ कि नासा इसमें पिछड़ रही है। इसी वजह से शायद चीन को हमें आंखें दिखाने का मौका मिल गया है। इसमें उस हद तक जाने की पोटेंशियल है जहां हम शायद एक अलग किस्म के इंसान बन जाएं।